नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेट 5 करा रहा हूँ। ठीक है, सेट 5 शुरू करते हैं। ठीक है, सेट 5 में है प्रकाश वर्ष किसकी दूरी, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो इकाई होते हैं दूरी का, मतलब प्रकाश वर्ष की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी दूरी प्रकाश वर्ष होती है दूरी, मतलब प्रकाश वर्ष क्या होती है, एक वर्ष में निर्वात द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष का उपयोग जनरली खगोलीय पिंडों को दूरी को मापने के लिए दर्शाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक खगोलीय इकाई बराबर होती है 1.496 इंटू 10⁻11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दूरी मापने की इकाई होती है ना, उसी को पार्सेक कहा जाता है। दूरी मापने की इकाई को पार्सेक कहते हैं। पार्सेक कहा जाता है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई को पार्सेक कहा जाता है। ये सबसे बड़ी दूरी होती है, सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, ये होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन किस पे काम करता है। तो ये अप केंद्रीय बल पे करता है। इस पे नहीं, इस पे करता है, अप केंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पे वर्क करता है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार काम करता है कि अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा के आधार जो भी बाहर निकलता है उसी प्रतिक्रिया को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है दूध से मक्खन निकालना। दूध से मक्खन निकालना दूध से मक्खन निकालना एवं वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, अभी आप केंद्रीय बल पर आधारित होती है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अब जो अभिकेंद्रीय बल होता है ना, ये जैसे सनलाइट है, सूर्य सन है और अर्थ के बीच में जो भी बॉन्ड है, मतलब दोनों के बीच में दूरियां है, किसके कारण है, अभिकेंद्रीय बल के कारण है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी सनलाइट के चारों ओर जो भी ग्रह घूम रही है, चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूम रही है, वो सब अभिकेंद्रीय बल के कारण घूमती है। ठीक है, किसी परमाणु, जैसे मान लो ये एटम है, किसी एटम में मान लो जो परमाणु है वो चारों तरफ जो घूमती है वो भी किसके कारण घूमती है, नाभिक के चारों ओर जो घूमती है वो भी किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। मान लो सड़क पे आप जा रहे हो, वो अचानक टक्कर के कारण कर्व है, वो भी अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। अपेक्षिक आर्द्रता की किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिशत में किया जाता है, परसेंटेज में करते हैं। अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ना,
और परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, दिए हुए वायु के किसी भी आयतन की उपस्थिति में जल की मात्रा उसकी ताप पर उसकी आयतन को संतृप्त किया जाता है। आवश्यक जलवाष्प की मात्रा को ही अपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता तुलनात्मक भौतिक राशि है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नहीं हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर का मेजर किया जाता है। हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर के किया जाता है। अगर नियत जलवाष्प का तापमान अगर बढ़ाने पर अपेक्षिक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो घट जाती है। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि लघुपथ के समय परिपथ का विद्युत धारा क्या हो जाती है, काफी हद तक कम होती है, नहीं, अपवर्तित नहीं होती, ये भी गलत, लगातार बदलती है, नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होती है ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्युत धारा में धारा का प्रभाव हमेशा शॉर्ट सर्किट से ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाइव तार में ही तो स्विच लगाया जाता है, इसी के कारण विद्युत धारा बढ़ जाती है। विद्युत धारा में धारा का प्रभाव हमेशा बंद सर्किट में होता है। जब बंद सर्किट में धारा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का, और फ्यूज परिपथ में उच्च धारा के प्रभाव को खुद गलकर या पिघलकर रोका जाता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है। ठीक है, इसमें फ्यूज में आप देखोगे, फ्यूज में आप देखोगे तो 60% टीन और 37% लेड होती है, 63% टीन और 37% मिश्र धातु से बना होता है। ये सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज में। ठीक है, और ये विद्युत धारा मूलतः एक स्थान से दूसरे स्थान में जो भी आवेश का प्रभाव होता है ना उसी में ये जोड़ा जाता है। ठीक है, बल द्वारा इसको हटा देते हैं। आगे चलते हैं। आगे है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखो W इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा 0 डिग्री तो 0, W 0 डिग्री तो W 0। अगर थीटा 90 डिग्री सॉरी W मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम थीटा 90 डिग्री तो W 0 और थीटा 180 डिग्री तो नेगेटिव। ठीक है, तो 180 डिग्री पे निगेटिव होता है। विस्थापन के बल के तीसरे नहीं, लंबवत में तो 0 होता है। बरोबरी बल के विस्थापन ही नहीं होता, गलत, विस्थापन के बल की दिशा में होती है ना वहां पे कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन की दिशा उसी दिशा में हो। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है बार किसका होता है, बार होता है दाब का एसआई मात्रक बार होता है। फिर रिएक्टर होती है भूकंप की तीव्रता नहीं। बाइट जो होती है वो कंप्यूटर की माप होती है, BK1 BK4। ठीक है, रिएक्टर होती है जो भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापते हैं, C के 2 तो 6 के C हो जाएगा। ठीक है, करा समान ताप पर दो बॉल टकराने से क्या संरक्षित रहेगा। अगर समान ताप पर
ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो क्या संरक्षित रहेगा, तो संवेग संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। समान ताप पर दो बॉल टकराने से संवेग संरक्षित रहती है। क्यों, क्योंकि जब कॉलिजन होती है ना तो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक पेंट एक्चुअली टकराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो उसमें म्यूचुअली इंटरेक्शन होता है और प्रभावित होकर बिना संपर्क के अपने गति में बदल देते हैं। टक्कर बदलने पे दोनों का बीच का जो मोमेंटम होता है ना, तो ऊर्जा का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है और पुनरावर्तित रिटार्डेशन हो जाता है, फिर से आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये होती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पूर्ण प्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ टक्कर, यदि टक्कर के पहले और बाद की कुल ऊर्जा संरक्षित हो, कन्वर्ज रहे, उसे प्रत्यास्थ टक्कर कहा जाता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में होती है, घट जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होती, तो चुंबकीय प्रभाव होती है, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव, ताप प्रभाव। ताप प्रभाव भी होता है, संकुचन प्रभाव नहीं होता है, संकुचन प्रभाव इसके द्वारा नहीं होती है। संकुचन प्रभाव, निम्नलिखित में संकुचन प्रभाव विद्युत धारा नहीं होती। देखो चुंबकीय प्रभाव तो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होता है ना तो उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट, चार्ज के कारण, अगर चार्ज हो मूविंग में तो होती है ताप प्रभाव, हीट भी जनरेट होता है, रासायनिक भी होती है उसके अंदर, वायर के अंदर, लेकिन संकुचन नहीं होता है, ठीक है। अगला है नाइक्रोम, निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम, देखो लोहा में तो लोहा जहां जहां है वो काट दो, लोहा काट दो, लोहा काट दो, लोहा काट दो, क्या बचा, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन सी, सॉरी सॉरी सॉरी, लोहा, ओहो हाँ एल्यूमिनियम, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा का बना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा होती है, बी, बी होती है। देखो इसमें क्रोमियम, नाइक्रोम में निकेल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, लोहा का मिश्र धातु होती है, ठीक है। नाइक्रोम का मूल रूप से निकेल 75% से 78%, क्रोमियम 20% से 23%, मैग्नीज 1.5% और थोड़ी सी मात्रा लोहा का भी होता है, ठीक है। नाइक्रोम एक उच्च प्रतिरोधकता वाला धातु होती है क्योंकि एक गैर चुंबकीय धातु है ना, मुख्य रूप से क्रोमियम और निकेल से बनी, इसमें मुख्य रूप से देखोगे तो क्रोमियम और निकेल होती है। इसका नाइक्रोम का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरेनहाइट में अगर तो 2500 फॉरेनहाइट तक होती है, ठीक है। अगला है उच्चतम उच्चतम उष्ण चालकता वाला अधातु की पहचान करें, तो पारा, पारा उच्चतम, पारा तो धातु है ना, लकड़ी तो होगा नहीं, बर्फ, 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 बर्फ को लेते हैं। देखो बर्फ ऐसे अधातु के उसमें चालकता में दिए गए विकल्पों के अनुसार उच्च होगा क्योंकि हीरे की तुलना में कम होती है। तो ऊष्मा चालकता पदार्थों का वह गुण है जो दिखाने के लिए पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो सकती है या नहीं, ऊष्मा चालकता को ही कहा जाता है। ऊष्मा चालकता का एसआई मात्रक वाट प्रति केल्विन होता है। ऊष्मा का सर्वोच्च सुचालक माने जाने पर धातुओं चांदी, एल्युमिनियम, सोना, ग्रेफाइट, प्लेटिनियम होती है, ठीक है। और उसमें चालकता सबसे ज्यादा किसका होता है, चांदी का, चांदी का, चांदी का, फिर उसके बाद तांबा, उसके बाद सोना, 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 सोना और उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, सोना और उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या होगा, लेड धातु, लेड, देखो लेड धातु कॉपर से, पीबी और कॉपर, कॉपर, तो कॉपर थोड़ा सा ज्यादा है पीबी से, ठीक है, तो क्या होगा, लेड कॉपर में निर्मित होगा,
जल में निर्मित होगा, लेड क्लोराइड में निर्मित होगा, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, नहीं, प्रतिक्रिया तो होगी, लेड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, लेड क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से होगा, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा PbCl2 और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लेड क्लोराइड बनेगा, लेड क्लोराइड। और ये जो लेड क्लोराइड होगा ये एक सफेद ठोस होगा जो पानी में बहुत कम घुलनशील होता है, लेकिन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुल जाता है। इसका उपयोग मिश्र धातु के तांबे के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेड क्लोराइड निर्मित होता है। निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकरण संसाधन का अनुकूल है? नवीनीकरण वो चीज होती है जो बहुत ही मतलब किया जाता है बहुत सारे लेवल में, नवीनीकरण कि खत्म नहीं हो। एक होता है अनवीनीकरण और एक होता है नवीनीकरण। नवीनीकरण और अनवीनीकरण, तो ये सब देखो, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी एक नवीनीकरण संसाधन के अनुकूल है। लकड़ी एक नवीनीकरण है क्योंकि पेड़ों को फिर से उगाया जा सकता है, जिसमें लकड़ी की आपूर्ति के साथ साथ नवीनीकृत हो जाती है। कोयला प्राकृतिक जीवाश्म है, ये गैर नवीनीकरण संसाधन है क्योंकि इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं और इसकी मात्रा सीमित है। ग्रेफाइट एक खनिज है, ये भी एक गैर नवीनीकरण है, ठीक है। तो देखा जाए, देखो, कोयला, प्राकृतिक गैस और ग्रेफाइट, ये सब क्या है? अनवीनीकरण है, अनवीनीकरणीय है। अब कहोगे क्यों? क्योंकि ये सब जो है ना वो सीमित है, सीमित में है। और जो लकड़ी है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। इनमें कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? संतृप्त, देखो, दो तरह का हाइड्रोकार्बन, दो तरह का होता है। सिंगल बॉन्ड वाले को संतृप्त कहा जाता है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को असंतृप्त कहा जाता है। तो बेंजीन नहीं होगा, डबल बॉन्ड वाला है। एसिटिलीन, इथिन, ये भी नहीं होगा, इथिन भी नहीं होगा, ये होगा एथेन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एथेन है, ठीक है। एथेन है, एथेन। इनमें एथेन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है क्योंकि इसमें कार्बन का परमाणु एकल होता है, एकल। मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, इस तरह से एक होती है ना, CnH2n+2, ये किसका होता है? एल्केन का। CnH2n एल्किन का, CnH2n-2 एल्काइन का। तो ये होती है एल्किन, एल्काइन और ये। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर होगा संतृप्त। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होती है ना वो सिंगल बॉन्ड वाले को बोला जाता है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। सिरका मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल, एसेटिक। दूध में देखो पाया जाता है लैक्टिक, दूध में लैक्टिक। साइट्रिक पाया जाता है खट्टा चीजों में, नींबू में। और टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, ठीक है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। आगे अगला है माही कंचन RCB 911 संकर किस्म का है। तो ये है मक्का और चावल का, नहीं, ये है बाजरा और मक्का का है, बाजरा और मक्का का है। माही कंचन RCB 911 संकर किस्म किसका है? बाजरा और मक्का का है, बाजरा और मक्का का। कैसे? देखो, धान का होता है, धान का होती है जया
जया, पद्मा, जया, पद्मा और रत्ना, 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 ठीक है। जया, 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 पद्मा और रत्ना। गेहूं, गेहूं, गेहूं जो होती है, गेहूं का होती है सोनालिका। वो सुना होगा, सोनालिका, 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 सोनालिका। कल्याण, कल्याण, कल्याण और सोना, ये गेहूं का होता है। सोना गेहूं का होता है, ठीक है। मक्का, मक्का, मक्का जो होती है ये माही, माही, कंचन, कंचन, माही, कंचन, माही, कंचन, रंजीत, रंजीत, माही, कंचन, रंजीत। गंगा फाइव, गंगा फाइव, गंगा फाइव, ये सब मक्का का होता है, मक्का का। भिंडी का, भिंडी, 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 भिंडी। पूसा, 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 पूसा या अग्नि, अग्नि, पूसा या अग्नि। बैगन, बैगन भी होता है, बैगन, बैगन का पूसा, पूसा, बैगनी, पूसा, बैगनी, पूसा, बैगनी, पूसा, पूसा। क्रांति, क्रांति या मुखवेशी, मुखवेशी, ठीक है। ये होती है, समझ में आ गया। धान, धान में जया, 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 पद्मा और रत्ना। गेहूं में सोनालिका, कल्याण, सोना। मक्का में माही, कंचन, रंजन। गंगा फाइव में भिंडी, भिंडी, पूसा, अग्नि। बैगन में पूसा, बैगनी, पूसा, क्रांति और ठीक है। 16 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गेवी गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। आलू में पाए जाने वाला रोग अर्ली ब्लास्ट, बिल्कुल ये सही है, अर्ली ब्लास्ट होता है। खैरा धान में पाया जाता है, बिल्कुल। जौ में पाए जाने वाला रोग फास्ट है, नहीं ये नहीं, ये भी है। गेरुआ गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, सही है। देखो जौ में पाए जाने वाला रोग जो है ना, फालसा स्पष्ट नहीं, बल्कि यह रोग धान में पाया जाता है। ये रोग जो देख रहे हो ना, ये रोग ये धान में होती है, धान में, ये धान में होता है, धान में, धान में पाए जाने वाला रोग है, धान में, ठीक है। जौ में पाए जाने वाला रोग लूज स्पंड है, कवट स्पंड है। गेरुआ जिसे रतुआ भी कहते हैं, गेहूं में पाए जाने वाला है। समान फफूंद जनक रोग है, जो पुकुनिया नामक कवक के कारण होता है। आलू में गरेती झुलसा रोग होते हैं, जिसे ही अर्ली ब्लास्ट भी कहते हैं। खैरा रोग धान में जिंक की कमी से होने वाला एक रोग है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है और बाद में भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, इस तरह से। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? देखो जीवाणुओं से होती है, ये देखो ये और ये और ये सब क्या है, वायरस के कारण होता है, और जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। देखो हम पूरा लिखते हैं सारा बीमारी, बीमारी याद करते हैं, ठीक है। वायरस के कारण सब इसको हम लोग याद करते हैं। वायरस, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है।
देखो ये इसमें वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है? वायरस 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 के कारण होती है खसरा, जिसको मिलजस, जिसको क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। खसरा 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 हो गया। फिर मल मंस 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 गलसुआ 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 हो गया। फिर पोलियो 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 पोलियो। फिर इन्फ्लूजा इन्फ्लुएजा इन्फ्लूजा इन्फ्लूजा इन्फ्लूजा। डेंगू डेंगू डेंगू। चिकनगुनिया 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 चिकनगुनिया। फिर एड्स एड्स एड्स। फिर कोविड-19, ये तो सबको पता होगा। रेबीज रेबीज रेबीज। फिर स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहा जाता है। चेचक चेचक चेचक। फिर हेपेटाइटिस हेपेटाइटस ए बी सी डी। ये सब क्या है? ये सब वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण। मिल्स खसरा, मस गलसुआ, पोलियो, इन्फ्लूजा, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, रैबीज, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ए बी सी डी। ये सब क्या है? सब वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण मिल्स खसरा, मल्स गलसुआ, पोलियो, इन्फ्लूजा, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, रैबीज, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ए बी सी। ये सब वायरस के कारण होता है। जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण क्या क्या होती है? टीबी 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 टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ट्यूबर ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए टीबी डायरेक्ट बुक में नहीं लिखा रहेगा। ट्यूबरकुलोसिस। हैजा हैजा हैजा। फिर टाइफाइड टाइफाइड हैजा टाइफाइड। डिफिथीरिया 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 डिफिथीरिया। ठीक है, डिफिथीरिया। प्लेग प्लेग। फिर निमोनिया 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 निमोनिया। फिर टेटनस 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 टेटनस। कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग। फिर होती है बाटुलिज बाटुलिज। ये सब क्या है? ये सब जीवाणु के कारण। टीबी टीबी, हैजा टाइफाइड, डिफिथीरिया, प्लेग, निमोनिया, टीटेनस, कुष्ठ रोग और बाटुलिज। ये सब क्या है? जीवाणु के कारण होती है। जीवाणु के कारण। ठीक है, जीवाणु के कारण। समझ रहे हो ना? जीवाणु के कारण। टीबी
टीबी, हैजा, टाइफाइड, डिphtheria, प्लेग, निमोनिया, टेटनस, कुष्ठ रोग, बाटुलिज ये सब जीवाणु के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, खसरा, गलसुआ, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस जीवाणु के कारण। टीबी, हैजा, टाइफाइड, डिphtheria, प्लेग, निमोनिया, टेटनस, कुष्ठ रोग, बाटुलिज ये सब इसके कारण होता है। आगे चलते हैं। आगे आगे है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या रोग होता है। प्रोटोजोआ 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 जोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या होती है। मलेरिया 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 होता है। फिर अबेबेबिस बी बीसियस अमीबीबियस। फिर सिकनस 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 सिकनस। फिर कालाजार 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 कालाजार। फिर गौर्डिया गौर्डिया। ठीक है, किसके किसके कारण। मलेरिया होती है प्रोटोजोआ के कारण, अमीबीबियस होती है, सिकिनस होती है, कालाजार होती है और गौर्डिया होती है। ये सब किसके कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण। तो इसका तो आंसर मुझे पता चल ही गया था। ठीक है, आगे है पादप हार्मोन और कार्य। देखो, ऑक्सिन जो होती है ना, ऑक्सिन जो होती है, देखो साइटोकाइनिन जो होती है ना, वो कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। एब्सेसिस जो होती है ना, वृद्धि हार्मोन होती है। वृद्धि हार्मोन तो DK3। ऐसे भी आंसर इसका मिल चुका है, DK3। AK4 ऑक्सिन होती है, वो शीर्ष शीर्ष पे होता है, शीर्ष पे, शीर्ष निष्क्रिय। और जिबेरेलिन जो होगा वो होगा किसका। कोशिका वृद्धि। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा, डी। 18 के डी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक संजोई उत्तक नहीं है। संजोई उत्तक, देखो उपास्थि भी संजोई उत्तक है, कंडरा भी स्थायी उत्तक है, लिगामेंट भी। चिकनी पेशी नहीं है, ये तो एक मांसपेशी है ना, ये एक मांसपेशी है, मांसपेशी है, ये टिश्यू नहीं है, टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी संजोई उत्तक। समझ रहे हो ना, संजोई उत्तक, संजोई उत्तक। उपास्थि, लिगामेंट, लिगामेंट लिगामेंट क्या करता है पता है। लिगामेंट जो है ना, वो हड्डी को हड्डी को हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। जब लिगामेंट और टेंडन लिगामेंट और टेंडन लिगामेंट 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 और टेंडन लिगामेंट और टेंडन क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। कंडरा कहा जाता है हड्डी को मांस से, हड्डी को मांस मांस से जोड़ते हैं। ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, लिगामेंट। और कंडरा कहा जाता है हड्डी को मांस से जोड़ने वाले को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जैसे जैसे देखो, ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है किनी 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 पॉइंट, किनी ज्वाइंट, किनी ज्वाइंट, किनी ज्वाइंट। ये घुटना वाला जो ज्वाइंट होता है ना, वो घुटना घुटना वाला
और हड्डी को मांस से अगर बोला जाए तो सबसे एग्जाम्पल है एड़ी, 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 एड़ी। जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? जंतु कोशिका में झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केवल ये फास्फोप्रेन कोशिका से बने होते हैं, तो ये सही है, डी सही है, 20 के डी। ये फास्फोलिपिड प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बने होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है ना, कोशिका झिल्ली वो बाहरी अपर होती है। जैसे ये हमारा सेल हो गया, तो सेल के जो सबसे बाहरी वाला लेयर होती है ना, वो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक पतली और मुलायम सा लचीली झिल्ली होती है। इसी को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है: कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ये और मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी कहा जाता है। ये क्या होती है ना, एक जीवित होती है, एक जीवित होता है, ये जीवित होता है और अर्ध प्रांगण होती है, सेमी पेरिमेबल होती है, सेमी पेरिमेबल, सेमी पेरिमेबल होती है, सेमी परमेबल होती है, मेबेबल होती है, ठीक है, परमेबल होती है, ठीक है, परमेबल होती है। क्योंकि इस झिल्ली के कुछ पदार्थ जो होती है ना, वो अंदर भी जा सकती है और कुछ बाहर भी आ सकती है, अंदर जाना और बाहर जाना ये होती है। ये सिलेक्टिव परमेबल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही साथ कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, ठीक है। अब करेंट अफेयर पे आते हैं। विश्व विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी में, ये कहाँ किया गया है? मेरठ में, मेरठ में, मेरठ में किया गया है। ये वेंट्री कॉपर सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण घटना जानते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू विमान डिजाइन और निर्मित गोताखोरी सहायता पोत निस्तार को विकसित किया है। रूस द्वारा निर्मित INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS जो तमाल है ना, INS तमाल, INS तमाल को रूस द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ठीक है। भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील स्वास्थ्य बीमा शुरू करेगा? ये करेगा झारखंड सरकार, झारखंड। भारत में कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू करेगा? मतलब झारखंड का पहला ऐसा राज्य है जो वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय तथा बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में इग्म इमोशंस कार्यक्रम के वर्ष 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य किया है। प्रथम राष्ट्रीय मतदाता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में की गई। हाल ही में किस देश में पोसेफ पोया उत्सव मनाया गया? पोसेफ पोया उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया श्रीलंका में, ये मनाया गया श्रीलंका में। हाल ही में किस देश द्वारा
पोषण पोया उत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया श्रीलंका में। श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में ही 10 जून 2025 को पोषण पोया उत्सव मनाया गया। पोषण पोया उत्सव क्यों मनाया गया? 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का हुआ था, इसीलिए। और भी जान लेते हैं। भारत ने मालदीव की अभिनेत्री कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने मालदीव के लिए भारतीय कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है। रूस और ईरान के पूर्व हस्तांतरित समझौता के तहत रूस ने ईरान के 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है। मध्य अमेरिका क्षेत्र ग्वाटेमाला में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फुकांगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। हाल ही में पर्वतरोही सेवत को पूरा करने में सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है विश्वनाथ कार्तिकाय पर्वतरोहण 7 समिट्स को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। 7 समिट्स को पूरा करने वाला। और भी इसरो वर्ष 2025 का गगनयान वर्ष घोषित किया है। 2025 का इसरो ने गगनयान वर्ष घोषित किया है। गगनयान वर्ष घोषित किया, ठीक है। ट्विन सिटी के तर्ज पर बोधगया और नालंदा को विकसित किया जाएगा। कौन सिटी के तर्ज पे? ट्विन सिटी के तर्ज पे। ट्विन सिटी के तर्ज पे बोधगया और नालंदा को विकसित किया जाएगा। यूएई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर आईआईएम अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। यूएई सरकार के समझौता हुआ है। यूएई सरकार के साथ समझौता के बाद, क्योंकि वो सरकार में जब खोलेगा तो वहां से तो आदेश लेना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आईआईएम अहमदाबाद ने पहला विदेशी परिसर खोलने का प्लान बनाया है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह वर्ष 2025 में दिल्ली में आयोजित किया गया नहीं, यही तो गलत है, ये गलत है। इस विषय में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना था। इसे कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये कहाँ किया गया? 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस। 31वां बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो कहाँ किया गया? ये किया गया है भोपाल में शुरू हुआ। भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसका विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना था। ये कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु बच्चे भाग लेते हैं और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी बात है, केंद्र सरकार ने अपने अधीन पर आने वाले स्कूल के बच्चों को कक्षा 6 से 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया। अगला है कि भारतीय वायुसेना ने पेंशन भोगियों और उसके परिवार को सहायता और सेवाओं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट हैक हवाई अनुमान केंद्र का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है HDFC के द्वारा। भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवार को भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवार को सहायता और सेवाओं प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रोजेक्ट हैक हवाई अनुभव
कल्याण का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया? तो HDFC बैंक के द्वारा किया गया। प्रोजेक्ट हैंग की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CASF की परीक्षा 22 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। और संसद ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत सहित 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में विस्तार की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम बताया। तो सबसे पहले ये गए हैं घाना गए, फिर घाना से त्रिनाद से टेकोम्बो से अर्जेंटीना से ब्राजील और ब्राजील से नामीबिया। कहाँ पहले ये घाना गए, फिर घाना से गए त्रिदिनाद, फिर त्रिदिनाद से टेकोम्बो, बेंगो, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर उसके बाद ब्राजील और उसके बाद नामीबिया गए। ठीक है, घाना, त्रिदिनाद, टेकोम्बो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, ये जगह ये गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई से यात्रा किए और पूरा 9 जुलाई तक काम किए। घाना, त्रिदिनाद, टेकोम्बो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया गए, इन 5 देशों की यात्रा की है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है, तो ये बना है बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया जो है यूरोजोन का 21वां देश बन गया है। 21वां देश बना है, 21वां। ठीक है, बुल्गारिया 2 जनवरी 2026 को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लेव को यूरो में बदल देगा। ठीक है, कोलंबिया भी और उज्बेकिस्तान आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं। कौन? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से रूस ने मान्यता दे दिया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, उसको आधिकारिक रूप से रूस ने मान्यता दे दिया है। फिर अमेरिका संसद द्वारा कर और व्यय से संबंधित बिग ब्यूटीफुल बिल को पारित किया है। आगे है निम्नलिखित में किस उपन्यास ने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, ये जीता है ऑर्बिटल ने। ठीक है, ऑर्बिटल ब्रिटिश लेखिका सामर्थ हार्वे द्वारा अंतरिक्ष आधारित उपन्यास। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल को बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, बुकर पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसने जीता? तो ये जीता है
अनोरा ने 97 ऑस्कर फिल्म अवार्ड 2025 का फिल्म अवार्ड सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड रहा है अनोरा ने 97 ऑस्कर अवार्ड समारोह में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड जीता है। अनोरा ने बेस्ट फिल्म सहित 5 ऑस्कर अपने नाम किया है, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर है। देखो बेस्ट सब चीज में यही किया है, बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, फिर बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले सब शामिल है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो जीते हैं वो सीन बेकर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डायरेक्टर जो है वो सीन बेकर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी एड्रियन बॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मैडिसन। ठीक है, मैडिसन। सीन बेकर बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर बेस्ट डायरेक्टर, एड्रियन बॉडी बेस्ट अभिनेता और मिक्री मैडिसन बेस्ट अभिनेत्री। ठीक है, हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है सी में ये डॉक्टर प्रभात ओझा को संस्कृत के 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रभात ओझा है। संस्कृत के 5वां अध्याय पुस्तक नरेंद्र मोदी के विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषणों का संग्रह है। इस पुस्तक की प्रस्तावना श्री राम बहादुर राय ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हाल ही में एक संस्कृत का 5वां अध्याय नामक डॉक्टर प्रभात ओझा ने लिखा। और भी बुक है जैसे डेबलिंग इन डिप्लोमेसी SD मुनि ने लिखा है। संस्कृत के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा ने लिखा है। ए समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी, द न्यू आइकन सर्वर्कर अरुण रोनी, ये सब लिखे हैं। ठीक है, हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया? राइजिंग लॉयन शुरू किया गया है इसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया एक अद्भुत हवाई और ड्रोन हमला था। इजराइल द्वारा किए गए इस अभियान में 200 से अधिक फाइटर जेट, जिसमें से एक फाइटर जेट था F-351 सहित सैकड़ों ड्रोन शामिल थे। इसने ईरान के प्रमुख परमाणु मिसाइल और सैन्य कमांडो पे लक्ष्य बनाया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंधु कहाँ लॉन्च किया गया था? ईरान और इजराइल के युद्ध में, जब भारतीयों को मदद किया जा रहा था। इजराइल और ईरान के युद्ध में कौन किया रहा था? ऑपरेशन सिंधु। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान कब्जे में जो हुआ था ना, अफगानिस्तान में फंसे लोग थे, उनको ऑपरेशन देवी शक्ति। फिर ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को और छात्रों में लाने में। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, ये इनमें म्यांमार को भूकंप पीड़ित करने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर हाल ही फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले में। तो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल की युद्ध में हेल्प के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति
अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार में फंसा था ना तब, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ब्रह्मा ये म्यांमार, और ऑपरेशन सिंधु पहलगाम ये। अगला है हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कन्याकुमारी में। हाल ही में समुद्र पर पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कन्याकुमारी में किया गया। कन्याकुमारी कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल 130 फीट ऊंची प्रतिमा को जोड़ता है, ठीक है। और भी दिल्ली सरकार ने होलबी कला में देश का पहला समर्पित इलेक्ट्रिकल कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की घोषणा बनाया। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में खारघर श्री श्री राधा मदन मोहन सिंह मंदिर मतलब इस्कॉन द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया। फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा काटेदार में एक नई आमकी नीति के तहत राज्य की पहली वाइन उत्पादन इकाई का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। फिर हरियाणा के करनाल में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए परिसर का शिलान्यास किया, ठीक है। हाल ही फिलहाल किसके द्वारा एमएससी मंत्रालय के प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी किया? तो सबको पता है ये नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग बहुत सारे आंकड़ा जारी करता है, ठीक है, मैंने एक दिन बताया भी था। तो हाल ही में एमएसएमई ने प्रतिस्पर्धा जारी किया नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ही बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी भारत के कुल निर्यात में 45%, भारत के घरेलू उत्पाद में 30%, विनिर्माण में 38.4% और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। चंद्रयान 3 रॉकेट किस परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया था? तो सबको पता है कि ये किया था LV-M3M4 के द्वारा। LV-M3M4 के द्वारा किया गया था। चंद्रयान 3 किया गया था LV-M3M4 के द्वारा। LV-M3M4 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? सबको पता है 14 जुलाई 2000